हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्लांस अकेडमी पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हमारा आज का टॉपिक है मुगलकालीन प्रशासन। आइए देखते हैं मुगलकालीन प्रशासन कैसे था। मुगल प्रशासन के दौरान जिलों को क्या कहा जाता था? सरकार कहा जाता था। शासन की सुविधा के लिए प्रत्येक सूबा को हम क्या कहते थे? प्रांत को हम सूबा कहते थे। प्रत्येक सूबा को कई सरकारों या जिलों में बटा होता था। मतलब जो प्रांत था आपका कई जिलों में बटा होता था। सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार के प्रमुख अधिकारी को फौजदार, अमलगुजार, काजी, कोतवाल, बितिकची और खजानदार होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो आपका सूबा था, सूबा जिसे हम क्या कहते हैं? प्रांत। सूबे को हम कई सरकारों में बांटते थे, यानी जिलों में बांटते थे। सरकार, ये इस तरह से जिले, और फिर सरकार को हम किस में बांटते थे? परगना में बांटते थे। तो इस तरह से हम देखेंगे। सबसे पहले आपका सूबा आता था, उसके बाद आपका सरकार आता था, सबसे लास्ट आपका परगना, और उससे भी लास्ट आपका गांव आएगा। तो इस तरह से आप मुगलकालीन व्यवस्था को देख सकते हैं कि किन आधारों पर बटा हुआ था। जैसे आज का हमारा प्रांत है, जिला है, फिर उसके बाद ब्लॉक है, लास्ट में आपका गांव पड़ता है। तो ऐसे ही उस टाइम भी बांटा गया था, बस नाम अलग अलग थे। मुगल काल में मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान होता था। तो मुगल काल में मीर बख्शी कौन होता था? सैन्य विभाग का प्रधान होता था। वह सरखत नामक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करके सैनिकों का मासिक वेतन भी निर्धारित करता था। मीर बख्शी जो था सैन्य विभाग का प्रधान भी था, प्लस अपने सैनिकों को वेतन भी देता था। इसके अतिरिक्त प्रांतों में भी बख्शी होते थे जो मीर बख्शी के नियंत्रण में कार्य करते थे। मुगल शासन में मीर बख्शी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करता था तथा साथ ही सैन्य विभाग के वेतन के लिए भी उत्तरदायी था। तो भू राज्य से संबंधित जो भी अधिकारी थे उनका भी पर्यवेक्षण करता था, और सैन्य विभाग में जो सैनिक थे उनके वेतन के लिए भी वो उत्तरदायी था। सर जदूनाथ सरकार ने मीर बख्शी को वेतनाधिकारी कहा है। तो किसने कहा है? जदूनाथ सरकार जो है उन्होंने मीर बख्शी को पे मास्टर कहा है, किंतु वेतनाधिकारी का कार्य मीर बख्शी का नियमित एवं स्थायी कार्य नहीं था। उसका स्थायी कार्य क्या था? तो सेना की देखरेख और सैन्य संगठन को संभालना था। वेतनाधिकारी का कार्य दीवान ए तन करता था। तो वेतन अधिकारी जो था वो कौन था? दीवान ए तन था। मुगल काल में मनसबदारों के सैनिकों के अतिरिक्त 2 प्रकार के और घुड़सवार सैनिक थे, जिसमें आपका अहदी तथा दाखिली कहलाते थे। अहदी सैनिक बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अहदी जो सैनिक थे वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? वो आपके बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे, उसके संरक्षक के रूप में कार्य करते थे। दाखिली कौन था? तो इस दाखिली सैनिक भर्ती बादशाह द्वारा की जाती थी। दाखिली और अहदी दोनों के जो सेना थे वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? तो वो आपके बादशाह द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यद्यपि इनको मनसबदारों की सेवा में रखा जाता था। तो ये किसकी सेवा करते थे? मनसबदारों की करते थे। जिनको मनसब प्रदान था उनकी सेवा में ये लगे हुए थे, अहदी और दाखिली। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। तो मुहस्सिब का कार्य क्या था? कि वो जन आचरण करता था, जन के आचरण का निरीक्षण करता था, उसका प्रधान था मुहस्सिब। उसका कार्य सार्वजनिक आचरण को उच्च बनाए रखना था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम क्या रखा गया? शैतानपुरी रखा गया। तो वेश्याओं को जिस नगर में बसाया गया था उसका नाम क्या था? शैतानपुरी था। मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत 33 वर्ग थे। उन्हें कभी कभी मशरूत अथवा सशर्त पद भी प्राप्त होते थे। अकबर ने अपने शासनकाल के 44वें वर्ष में जात एवं सवार जैसे दोहरी व्यवस्था को लागू किया था। तो अकबर जो है अपने शासनकाल के 40 वर्ष में जात और सवार पद को दोहरी व्यवस्था के तहत लागू किया। जिस मनसबदार से अपने जात या व्यक्तिगत दर्जे के अनुरूप सवार रखने की अपेक्षा की जाती थी
उसे उसके दर्जे की पहली कोटि में जिसे आधे सवार रखना अपेक्षित था उसे दूसरी कोटि में, और जिसे आधे से अधिक कम सवार रखना होता था उसे जो है तीसरी कोटि में बांटा जाता था। तो जो है मनसबदारों को 3 भागों में बांटा जाता था। जात के आधार पे आपको ये 3 भागों में बांटा गया था। सवार पद जो है जात पद से कभी ऊपर नहीं हो सकता था। तो सवार पद आपका जात पद से ऊपर नहीं हो सकता था। इस व्यवस्था में सैनिक और असैनिक अधिकारियों का एक ही सेवा संवर्ग था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द भू राजस्व से संबंधित था। तो माल उस टाइम पे किसे कहा जाता था? भू राजस्व से संबंधित ये वर्ड था। जब भू राजस्व को वसूला जाता होगा तभी कहा जाता होगा। पुर्तगालियों द्वारा 1605 ईस्वी में तंबाकू भारत लाया गया था। तो तंबाकू की जो खेती है वो किसके द्वारा की जाने लगी है? कौन इसकी खेती को प्रचलित किया? तो ये आपके पुर्तगाली थे जो सबसे पहले इंडिया में तंबाकू की खेती की। इसके बाद ही तंबाकू भारत के जन सामान्य में बहुत लोकप्रिय हो गया। कुछ ही वर्षों में तंबाकू पीने की आदत लोगों में इतनी अधिक प्रचलित हो गई कि इस नुकसानदेह आदत से बचने के लिए 1617 ईस्वी में जहांगीर को निषेध जारी करना पड़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तंबाकू किसकी देन है? तो पुर्तगालियों की देन है। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? मदद ए मास कहा जाता था। इसे सयूरगल भी कहा जाता था। मदद ए मास और सयूरगल इसे कहा जाता था। जो किसको दी जाती थी? विद्वानों को और धार्मिक लोगों को यानी ब्राह्मण को दी जाती थी। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। तो जो दान में दी गई भूमि थी उसका निरीक्षण करता था। तो उसका निरीक्षण जो है सद्र करता था। सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। तो किस लिए निरीक्षण करता था? ताकि जो अनुदान दी गई भूमि है उसका जो है दुरुपयोग न किया जा सके। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राही के पास वंशानुगत रूप से रहती थी। तो ये जो जिसको मिलती थी ये भूमि वो किसी और को नहीं दे सकता था, उसी के पास हमेशा के लिए रहती थी। चाहे उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारी उस भूमि के संरक्षक थे, मतलब उनकी भी भूमि हो गई थी। फिर टकसालों में जो है सोने, चांदी, तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। तो टकसाल में क्या? सोने और चांदी, तांबे तीनों के सिक्के ढाले जाते थे। अकबर द्वारा राम सीता की आकृति, तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि अकबर द्वारा जो है राम सीता की आकृतियों और राम सिया देवनागरी लेख में युक्त सिक्के पाए गए हैं कि राम सीता की आकृति के साथ साथ वहाँ पे क्या लिखा है? सिया राम लिखा हुआ है। इस तरह के सिक्के उसमें अकबर के काल में मिले हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं। चांदी का सिक्का रुपया था। तो चांदी का सिक्का क्या था? रुपया कहलाता था। दाम अकबर द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का था। तो दाम किसे कहते थे हम? तांबे की सिक्कों कहते थे। जो रुपए के 40वें भाग के बराबर होता था। जहांगीर ने अपने सिक्कों पर अपनी आकृति अंकित कराई थी। तो जहांगीर जो था अपने सिक्कों पे किसकी आकृति अंकित करवाई थी? खुद की आकृति अंकित करवाई थी। कुछ सिक्कों पर उसके साथ नूरजहां का भी नाम अंकित है। इसके कुछ सिक्कों पर हाथ में शराब का प्याला लिए हुए आकृति अंकित है। मध्यकाल में बटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी। तो बटाई शब्द किससे संबंधित था? लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज्य और कृषक के बीच होता था। तो इसमें क्या होता था कि राज्य और कृषक के बीच बंटवारा किया जाता था। क्वेश्चन हम करते हैं इसका। मुगल प्रशासन के दौरान जिले किस नाम से जाने जाते थे? जिले को हम क्या कहते थे? सरकार कहते थे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था और प्रांत को हम किस नाम से जानते थे? सूबा के नाम से जानते थे। और सूबे को जो है परगना को परगना या महल में भी विभाजित किया गया था आपको। तो आपके जिले कितने भागों में बांटे गए थे? सबसे पहले आपका सूबा आता है। सूबा के तहत आपका सरकार आता था। सरकार के तहत आपका परगना आता था। तो इस तरह पे आपका फर्स्ट सूबा हो गया, सेकंड में आपका सरकार हो गया, थर्ड में आपका परगना हो गया। मुगल काल में
जनपद या जिला क्या कहलाता था? तो ये सरकार कहलाता था। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन होता था? तो मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? किसानों से टैक्स वसूल करना, आय व्यय का लेखा जोखा करना, न्याय देना, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। तो इसका ऑप्शन है आपका डी सही है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन आपके सही हैं, एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। यद्यपि यह विवाद विषय का है, मतलब विवाद का विषय है कि मुगल साम्राज्य एक सैनिक राज्य था, परंतु अधिकतर इतिहासकार यह मानते हैं कि लगभग सभी मनसबदारों को सैन्य दायित्व प्रदान किया गया था। साथ ही मुगलों के पास एक बड़ी सेना थी जिसे मुगल साम्राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण में भूमिका निभाई थी। किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो यह आपका मनुची था। मनुची को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। निकोलो मनुची को जो है मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया। यह एक इटली का यात्री था। भारत आकर दारा सिकोह की सेना में तोपची के रूप में नौकरी की थी इसने। 1659 में दारा सिकोह की मृत्यु के बाद इसने चिकित्सक का पेशा अपना लिया था। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 1, 2, 3 तो आपका सही है, चौथा आपका सही नहीं है। मुगल प्रशासन के बारे में हम देखते हैं। मुगल प्रशासन में मुहस्सिब था, तो यह लोक आचरण अधिकारी था। मुहस्सिब यह लोगों का आचरण का निरीक्षण करता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी क्योंकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था है जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया। दशमलव प्रणाली पर आधारित मंगोलों की सैन्य व्यवस्था ही, जिसकी कुछ छाप दिल्ली सल्तनत के सैन्य संगठन पर दिखाई पड़ती है, मुगलों की सैन्य व्यवस्था का आधार रही होगी। इस तरह से हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित बातों में से कौन एक मुगल मनसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है? इसमें 33 वर्ग थे, इसे मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे, उनका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता था, समस्त कार्यकारियों एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। तो इसका आंसर है सी कि सवार पद जो है आपका जात पद से अधिक नहीं होता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में देखते हैं। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी अनुवांशिक अधिकारी होते थे, तो ये आपका गलत है कि मनसबदार जो थे अनुवांशिक नहीं थे, ये आपका अनुवांशिक नहीं थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था, तो इसका आंसर है आपका डी। 1 और 3 सही है, दूसरा और चौथा आपका सही नहीं है। मनसब शब्द का अर्थ है श्रेणी अथवा पद। मनसबदार का अर्थ है उस अधिकारी से जिसे शाही सेना में पद अथवा श्रेणी प्राप्त थी। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। अकबर ने अपने अंतिम वर्षों में मनसबदारी व्यवस्था जात और सवार के पदों को आरंभ किया था। श्रीवास्तव के अनुसार जो है जात का पद हाथी, घोड़े और सभी संख्या का द्योतक था, जबकि सवार का पद केवल घुड़सवारों की संख्या निश्चित करता था। इस मनसबदारी अनुवांशिक व्यवस्था पर आधारित नहीं थी। इन्हें वेतन जो है नगद और जागीर के रूप में प्रदान किया जाता था, तो वेतन नगद और जागीर दोनों ही दिए जाते थे। मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? अंतर देखना है हमें, तो देखते हैं। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। जागीरदारों को किराए की
जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। न तो एक सही है न ही दो सही है। मुगल प्रशासनिक प्रणाली में मनसबदार सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होते थे। मनसबदार को सैन्य और प्रशासनिक व्यय तथा वेतन के बदले नगद या जागीर के रूप में भुगतान होता था। जिन मनसबदारों को जागीर प्राप्त होती थी वे जागीरदार कहलाते थे। इन्हें न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटन अधिकार प्राप्त होते थे तब इनके भूमि अधिकार केवल सेवा काल तक ही रहते थे। इसके विपरीत हम जमींदार के बारे में पढ़ते हैं। जमींदार पहले से चले आ रहे बड़े भूधारक होते थे। इनका कार्य अपने प्रभाव क्षेत्र से भू राजस्व संग्रह कर राज्य को देना होता था, जिसके बदले उन्हें लगभग 10 से 11% शुल्क जो है संग्रह शुल्क प्राप्त होता था। इसके राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे तथा इनका मुख्य उत्तरदायित्व तो राज्य राजस्वगाही का होता था, परंतु इसके अतिरिक्त वे कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं भी देते थे। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो भू राजस्व था। मुगल काल में भू राजस्व कितना लिया? तो उपज का जो है 1/3 लिया जाता था। शाहजहां के काल में भू राजस्व 50% लिया जाता था और उसने भू राजस्व वसूल करने के लिए ठेकेदारी प्रथा का प्रचलन शुरू किया था शाहजहां ने। तो मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल किससे संबंधित है? तो ये आपका भू राजस्व से संबंधित है। मुगल साम्राज्य जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया था तो ये आपका जहांगीर है। पुर्तगालियों द्वारा 1605 में तंबाकू भारत आया था। उसी टाइम से यह तंबाकू की खेती प्रचलन हो गई इंडिया में। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है, किसको करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान की भूमि होती थी मदद ए मास, जिसे हम क्या कहते थे? सयूरगल भी कहते थे। ऐतिहासिक भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये जो है सूबा और परगना के बीच क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। मुगल काल में प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक प्रांत को अनेक सरकारों अथवा जिलों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक सरकार को अनेक परगनों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक परगने के अंतर्गत गांव होते थे। शाहजहां के काल में कुछ परगनों को मिलाकर एक नई इकाई चकला का संगठन किया गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में बताना है। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक सही है, क्योंकि मनसबदारी का पद जो है पैतृक नहीं था, वंशानुगत नहीं था। मुगल काल में मनसबदारी पद्धति की शुरुआत अकबर के काल में 11वें वर्ष मानी जाती है और यह वंशानुगत पैतृक पद नहीं था। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। तो इसका आंसर है भी। दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन एक दूसरे को स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे, उनका वर्गीकरण होता था। तो यहाँ से हम देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और दोनों ही सही है कि मनसबदारी व्यवस्था को अकबर ने अपने शासन काल में प्रारंभ किया था। सैन्य अधिकारियों के साथ साथ असैनिक अधिकारियों को भी मनसब प्रदान किया जाता था। अबुल फजल के आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि मनसबदारों की टोटल कितनी श्रेणियाँ थी? 66 श्रेणियाँ थी। यह श्रेणियाँ 10 से लेकर 10,000 तक होती थी, परंतु इस व्यवस्था के अंतर केवल 33 श्रेणियाँ प्रचलित थी। देखते हैं हम यहाँ पे अधिकारी और विहित कर्तव्य। कौन सा अधिकारी कौन सा कार्य करता था? तो दीवान ए तन किससे संबंधित था? तो ये जागीर व वेतन को देखता था। और मुस्तारफी आपका क्या करता था? ये राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशरिफ जो है ये आपका कार्यालय को संभालने के लिए था। और वकिया नवीस जो है आपका प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो इस तरह से आपका आंसर भी सही है। क्वेश्चन नंबर है 22,
अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों को प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहे हैं। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। इसके परिणामस्वरूप अकबर और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य में व्यापारिक कारोबार हेतु मुख्यतः स्वर्ण मुहरों, चांदी का रुपया, तांबे के दाम के रूप में मानक सिक्कों का प्रचलन और प्रसार किया गया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय भी तांबे का जो प्रमुख सिक्का था वो दाम था। राजाओं में से किसने राम सीता की आकृति और राम सी देवनागरी लेख में युक्त कुछ सिक्के चलाए थे? तो ये आपका अकबर ने किया था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था तो दाम कहलाता था। किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलवाया था? तो ये आपका बाबर था। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था तो लगान निर्धारण का तरीका था। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो ये आपका हल की संख्या थी। जे.एन. सरकार की औरंगजेब का इतिहास में पृष्ठ संख्या 190 पर यह उल्लेख किया गया है कि अकबर के शासनकाल में उत्तर भारत में दीवान टोडरमल द्वारा भू राजस्व वसूली की व्यवस्थित पद्धति शुरू की गई थी या स्थापित की गई थी, लेकिन दक्कन में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। इस दौरान दक्कन के किसान प्रति हल या हल की संख्या के आधार पर राज्य को भू राजस्व का भुगतान करते थे। किस मुगल कालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? शेखुनीनी, सहाब नहर? तो ये आपका सहाब नहर ही है। तो मुगल कालीन सहाब या सिहाब नहर का निर्माण जो है फिरोज शाह तुगलक की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। मुगल बादशाह अकबर के समय पहले सिहाबुद्दीन खान और बाद में नूरुद्दीन मोहम्मद तार खान द्वारा नहर की खुदाई और मरम्मत करके चौड़ा करवाया गया। अकबर के समय दिल्ली के गवर्नर सिहाबुद्दीन ने खेती को विस्तार देने के लिए नहर की मरम्मत करवाई और इसका नाम बदलकर सिहाब नहर कर दिया गया। अगला चैप्टर है हमारा मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। आइए पढ़ते हैं इसे। मुगल चित्रों में युद्ध परिदृश्य मतलब युद्ध का दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण विषयों से संबंधित चित्रों का अंकन किया गया था। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? तो हुमायूं ने किया था। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी। अपने फारस और अफगानिस्तान में निर्वासन के काल में उसने मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद नामक 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद किसके चित्रकाल थे? तो ये आपके हुमायूं के दरबार के चित्रकारी थे, जिनके द्वारा मुगल चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दस्तान-ए-अमीर हमजा है। पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुल समद की देखरेख में प्राय जो है 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा मोहम्मद साहब के चाचा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका दस्तान-ए-अमीर हमजा किससे संबंधित है? तो आपके मोहम्मद शाह के चाचा वीरतापूर्ण कारनामों के इसमें उल्लेखित है। इसी को जो है ये लोग चित्रित करवा रहे थे। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का सबसे बड़ा यानी बड़ा कुशल पारखी था। मतलब जहांगीर को जो है चित्रकला का बहुत ज्ञान था। जहांगीर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकारों में कौन है? अबुल हसन और उस्ताद मंसूर है, याद रखिएगा।
अबुल हसन को जो है नादिर उज जमा की उपाधि, मंसूर को नादिर उल अस्र की उपाधि दी गई है। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और भी लोग थे जो चित्रकार थे वहाँ जहांगीर के शासनकाल में। तो फारूक बेग, विशनदास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन इत्यादि थे जो जहांगीर के दरबार में चित्रकारी करते थे। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासन रोहण का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुक-ए-जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल मध्यकालीन चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं। औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि संगीत को विरोधी किसको माना जाता है? तो ये आपका औरंगजेब है जिसको संगीत का विरोधी माना जाता है। परंतु उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई हैं। औरंगजेब संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल वीणा वादक था। तो औरंगजेब क्या बजाता था? वीणा बजाता था। तोड़ी राग प्रातःकालीन गाया जाने वाला राग है। तोड़ी राग किससे संबंधित है? यह सुबह सुबह गाया जाने वाला एक राग है। यह राग दरबारों में भाटों एवं चारणों द्वारा गाया जाता था। तो यह तोड़ी राग किसके द्वारा गाया जाता था? भाटों और चारणों के द्वारा गाया जाता था। हरिदास संप्रदाय के संगीत अर्चना केंद्रों की संख्या कितनी थी? 5 थी। इन्होंने ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना की। किन्होंने? हरिदास ने। वे गायन और वादन दोनों कलाओं में प्रवीण थे। इनके अनेक शिष्य थे जिनमें तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक, मदन लाल नामक उल्लेखनीय हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान तानसेन और स्वामी हरिदास प्रमुख ध्रुपद गायक थे। तो अकबर के शासनकाल में ध्रुपद के कौन है जो गायक थे? तो ये आपके तानसेन और हरिदास हैं। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ है। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामतनु पांडे किसका नाम है? तानसेन का। ये किससे संबंधित है? तो ध्रुपद गायक हैं ये। वह अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में था। तो तानसेन किसके दरबार में थे? रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, जहां अकबर ने उसे अपना दरबार में बुलाया और बहुत उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, एक एक करके याद कर सकते हैं। पहला आप कंठाभरण याद कर लीजिए, फिर वाणी विलास याद कर लीजिए। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगी। कंठाभरण विलास जो है वह उपाधि कौन दिया था? तो अकबर ने दिया था तानसेन को। विलास खां जहांगीर के दरबार का प्रमुख संगीतज्ञ था। तो विलास खां किसके दरबार में थे? जहांगीर के। ये भी एक संगीतज्ञ थे। शाहजहां के दरबार के प्रमुख गायक थे जगन्नाथ, अमरदास, सुखसेन, सूरसेन, लाल खां, दुरंग खां आदि थे। मोहम्मद शाह रंगीला के समय ख्याल गायन लोकप्रिय था। तो मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम के ख्याल गायन आपका प्रचलित था। ये जो है ख्याल गायन की रचना भी करता था। राजस्थान की जो प्रसिद्ध शैली है किशनगढ़ शैली, चित्रकला से संबंधित है। यह शैली अपने श्रृंगारिक चित्रों के रूप के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है। किशनगढ़ के राजा सामन सिंह श्रृंगार प्रिय व अच्छे साहित्यकार थे जो नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी प्रेमिका बनी ठनी इनकी प्रेमिका कौन थी? तो बनी ठनी या राधा का सौंदर्य इनके काव्य का आधार है। इस शैली के प्रमुख कलाकार अमीरचंद, छोटू, भवानीदास, निहाल चंद, सीताराम आदि हैं।
बनी ठनी का प्रसिद्ध क्षेत्र निहाल चंद्र ने बनाया था, जो किशनगढ़ शैली में स्थित है। तो इस तरह से हम करते हैं अपना MCQ। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन सत्य है? युद्ध दृश्य, दरबारी चित्रण, पक्षी और प्राकृतिक दृश्य। तो ये सभी जो है मुगल कालीन चित्रकला में पशु पक्षी, युद्ध के दृश्य, दरबारी चित्रण ये सभी की जाती थी। प्राकृतिक चीज़ों का चित्रण किया जाता था। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था, किसने किया था? तो ये आपके हुमायूं ने प्रारंभ किया था चित्रकला की शैली का। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो ये आपके हुमायूं ने जो है कारखाने बनवाए थे। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना जबकि देखते हैं यहाँ पे हम कारखाना बनवाया था, जो कि उनके पुस्तकालय से जुड़ा था। मुगल कलम भारतीय लघु चित्र कला की रीढ़ है। मुगल जो कलम है वो आपकी भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कलम पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो ये आपका है कालीघाट। बाकी पहाड़ी, कांगड़ा और राजस्थानी ये सभी जो है चित्र ये मुगल काल से संबंधित है चित्र शैली। तो मुगल चित्रकला ने पहाड़ी, राजस्थानी, कांगड़ा चित्रकला को प्रभावित किया था, किंतु कालीघाट चित्रकला पर मुगल का प्रभाव नहीं पड़ा। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? तो आपके अब्दुस समद द्वारा किया गया है। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बदायूं और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे। दसवन और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के किसके दरबारी थे? तो ये आपके अकबर के दरबारी थे। ये भी चित्रकार से संबंधित थे। दसवन और बसावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवन जो एक कहार का बेटा था के काम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसे जो है इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो ये आपके अकबर के दरबार में हुआ था यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ, जिसने मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। व्यक्ति विशेष का चित्रण और दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। कौन जहांगीर चित्रकार थे जहांगीर के टाइम पे? तो आप देखते हैं, तो इसका आंसर है आपका 2 और 3, अबुल हसन और अकारीजा। उस्ताद मंसूर भी थे। अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, विसनदास, अकारीजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन ये सभी जो है जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार हैं। सैयद अली और अब्दुल समद जो है हुमायूं के समय के मुगल चित्रकला के आधारशिला रखी थी इन्होंने। मुगल चित्रकला ने किसके शासनकाल में उन्नति की? तो ये आपके जहांगीर के शासनकाल में है। जहांगीर ने मुख्यतः निम्नलिखित में से किस कला को संरक्षण दिया? चित्रकला को दिया था। किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? तो ये आपके जहांगीर हैं। पहाड़ी, राजपूत, मुगल, कांगड़ा निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? तो ये आपका चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी?
तो ये औरंगजेब जो है वीणा बजाता था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग क्या होता है? तो तोड़ी होता है, जो प्रातः काल गाया जाता है। तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने कितने संगीत अर्चना केंद्र स्थापित किए हैं? टोटल 5 जो है केंद्र स्थापित किए थे। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे। कौन सम्मिलित थे? तो आपके तानसेन और हरिदास सम्मिलित थे। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आपके ग्वालियर में स्थित है, एमपी में। तानसेन अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ था। इसका मूल नाम रामतनु पांडे, वह अकबर के 9 रत्नों में से एक था। वह अकबर के यहाँ आने से पहले कहाँ का? तो वो तानसेन जो है रीवा भाटा क्षेत्र के राजा रामचंद्र के यहाँ दरबार में था। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे है। राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया? तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह है, भाटा के राजा। किस मुगल शासक ने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो अकबर ने ली थी। मुगल शासक अकबर नगाड़ा बजाने में प्रवीण था। तो इम्पोर्टेंट है, नगाड़ा कौन बजाता था? अकबर। इसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी। अगला चैप्टर है हमारा मुगल कालीन साहित्य। इसको हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।